बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नज़रगुल को भेजकर मैंने मामूजाद असलम को वहीं बुलवा लिया। पुलिस वाले अमजद की वजह से खामोश रहे। अमजद को 2 माह की छुट्टी मिली थी। इसके साथ तय हुआ कि वो रात असलम भाई के पास गुजार कर सुबह सवेरे घर चला जाए और जो ही शीतल का भेजा हुआ पार्सल इसे मिलेगा वो वापस आ जाएगा। मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी के बाद वो दोनों रुखसत हो गए। वो रात थाने में अमन से ही गुजरी। अगले दिन इंस्पेक्टर ताहिर एक मरतबा फिर मुझे अदालत पेशी के लिए ले गया। अदालती कार्रवाई का आगाज हुआ। जज ने मुझे फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई, जिसको मैंने सख्ती से मुस्तरद कर दिया। इसके बाद मेरे वकील ने मेरी दरख्वास्त जमानत दायर कर दी। कत्ल के मुलजम की जमानत आसानी से नहीं होती, इसलिए मेरा वकील मेरी जमानत करवाने में नाकाम रहा था। जज ने बाकायदा कार्रवाई की तारीख देकर अदालत बर्खास्त कर दी। अदालत के बरामदे में मेरे वकील अब्दुल करीम खान एडवोकेट ने मेरे साथ अलविदाई मुसाफा करते हुए कहा, उमर जान साहब परेशान नहीं होना, अगली पेशी पर इंशाल्लाह आपकी ज़मानत कराने की पूरी कोशिश करूंगा। सिर्फ 2 हफ्ते की तो बात है। वैसे भी मैंने आपका केस अच्छी तरह स्टडी कर लिया है, अल्लाह खैर करेगा। अपने वकील के लहजे से मैंने समझ लिया कि वो मुझे फ़कत तसल्लियाँ देने की कोशिश कर रहा है, वरना इस्तगासा का केस खासा मजबूत था। बहरहाल मैंने भी इसकी दिल चिकनी मुनासिब न समझी और सर हिलाकर पुलिस वाले के साथ रुखसत हो गया। मुझे शीतल के पार्सल का इंतज़ार था। मुझे यकीन था कि वो अखबारात मेरी बेगुनाही साबित करने के लिए मेन रोल अदा करेंगे। इस सिलसिले में मैंने अभी तक अपने वकील को एतमाद में नहीं लिया था। इसके बाद अमजद के इंतज़ार में दिन गिनने लगा। पुलिस वालों का रवैया मेरे साथ इसी तरह नफरत अंगेज़ था और इसमें सारा हाथ चौधरी अकबर का था। वो भी वक्तन फवक्तन मुझे चढ़ाने के लिए थाने आ धमकता था। उनके तानों और तंजिया बातों का जवाब मैं अमूमन खामोश रहकर ही देता था। मेरी खामोशी को बुज़दिली ख्याल करते हुए अक्सर वो सौदेबाजी पर भी उतर आता था। कहता था, अगर तमाम जायदाद और ज़मीन मेरे नाम लिखने का वादा करो तो मैं तुम्हारी जान इन सलाखों से छुड़ा सकता हूँ। तुम किसी दूसरे मुल्क फरार होकर बाकी मानदा ज़िंदगी आराम से गुजार सकते हो। इसकी ये बातें मुझे सुलझाने और जलाने के लिए काफ़ी थीं, लेकिन मैं सुनी अनसुनी करके अपनी तवज्जो दाएं बाएं मबजूल करवाने की कोशिश करता और वो कह के लगाता हुआ रुखसत हो जाता। अमजद को घर गए हुए 9वां दिन था। 6 दिन बाद मेरे केस की बाकायदा समाअत थी। मैं दोपहर के टाइम असलम भाई का घर से लाया हुआ आलू गोश्त खाने में मशगूल था कि हवालात के बाहर तेज कदमों की चाप उभरी। मैंने निगाह उठाकर देखा और खिल उठा। अमजद का चेहरा मेरे सामने था। अस्सलाम वालेकुम जानू, कैसे हो? वालेकुम सलाम, अपनी सुनाओ, अंकल आंटी कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं यार, शीतल का भेजा हुआ पार्सल पहुंच गया है। तूने तो बड़ी तबाही फैलाई है इंडिया में। इसका मतलब है तुझ में ठीक ठाक जासूस बनने के जरासीम मौजूद हैं। दहशतगर्द तो तू पहले से ही था। मैं अपनी कहानी तफसील से तुझे सुना चुका हूँ और इस अरसे के दौरान मुझसे जो कत्ल हुए हैं वो भी नादानस्तगी या मजबूरी की हालत में हुए हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है इंडिया के अखबारात का, उनका हाल तो वही है जो तुम रोज़ाना इंडिया की खबरों में सुनते हो, झूठ और प्रोपोगंडा। हर अखबार ने बढ़ चढ़ कर मेरे कारनामे बयान किए हैं ताकि कोई दूसरा अखबार इससे सबकत ना ले जाए। बहरहाल अब मेरे लिए क्या हुक्म है कमांडो साहब? वो धीमी सी मुस्कुराहट के साथ बोला। मेरे खानदान के साथ पेश आने वाले हादसे ने इस शोख, जिंदा दिल और हर दम कहके लगाने वाले नौजवान को बुझा सा दिया था, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि जल्द ही वो अपनी हालत में वापस आकर वही पुराने वाला अमजद बन जाएगा जिसके कहके मुझे ज़िंदगी की नवीस सुनाते थे। अखबारात का बंडल कहाँ है? वो असलम भाई के हवाले कर दिए हैं। अच्छा, फिर इस तरह है कि अभी जाकर आराम करो। कल सुबह वकील से मिलकर ये अखबारात वगैरह इसे दिखाना। खासकर 5 दिसंबर, 7 दिसंबर और 22 दिसंबर की तारीखें याद रखना, क्योंकि मुझ पर लगने वाले इल्ज़ाम इन्हीं तारीखों के हैं। चला जाऊंगा यार, वो हवालात के आगे बैठता हुआ बोला। कुछ गपशप तो कर लें। गपशप के लिए किसने छोड़ना है? मैं फीकी मुस्कुराहट से बोला। फिक्र ना करो, थानेदार कहीं गया हुआ है और थाने में सीनियर हाजिर को मैं हड्डी डाल आया हूँ। चलो फिर सही है। मैं भी हवालात के अंदर इसी वाली पोजीशन बनाता हुआ बोला। हम इस वक्त तक महवे गुफ्तगू रहे जब तक एक सिपाही ने आकर थानेदार के वापस आने की इतला न दी। ओके, फिर मैं चलता हूँ। अमजद खड़ा होता हुआ बोला। सुबह इंशाल्लाह मुलाकात होगी।
और मैंने फ़कत सर हिलाने पर इक्तफा किया था। अगले दिन अमजद वकील को साथ लेकर पहुंचा। रस्मी गुफ्तगू से फारग होते ही वकील अब्दुल करीम खान एडवोकेट पुरजोश लहजे में बोला, मिस्टर उमर जान, मुबारक हो। इस दस्तावेजी सबूत की रोशनी में तुम्हारी बेगुनाही को किसी अदालत में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। आपने मुझे इन अखबारात के मुतल्लिक क्यों नहीं बताया? दरअसल ये उस वक्त तक हमारे पास मौजूद नहीं थे, कल ही अमजद लेकर आया है, इसलिए आपको बुलवाया है। अब अगर हम थोड़ा सा वर्कआउट करें तो कत्ल के असल मुजरम को बेनकाब कर सकते हैं। अब्दुल करीम मुझे खुशखबरी सुनाता हुआ बोला। वो कैसे? अमजद ने पूछा। मुझे एक बंदा चाहिए होगा जो चंद आउटडोर सरगर्मियां सर अंजाम दे सके। गुलाम हाजिर है, अमजद जल्दी से बोला। गुड, वो खुश होते हुए बोला। उमर जान साहब, अब मैं इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस दफ़ा हम पेशी पर मुकम्मल तैयारी से पेश हों, और अमजद साहब आप भी मेरे साथ चलें। वो दोनों मुझसे हाथ मिलाकर रुखसत हो गए। इसके बाद अगली पेशी तक अमजद सुबह मुझसे सरसरी तौर पर मिलने के लिए आता और फिर सारा दिन वकील अब्दुल करीम खान के साथ मशगूल रहता। इस पेशी पर सबसे पहले इस्तगासा के गवाहों के बयान हुए। इस्तगासा की जानिब से कुल 15 गवाह पेश हुए थे, जिनमें 8 गवाह तो चौधरी आजम, उसके मामू और अकबर के दोस्त के कत्ल के मुश्तरका गवाह थे। 5 वो थे जिन्होंने मुझे फसल को आग लगाते हुए देखा था। सिर्फ 2 गवाह ऐसे थे जो वकूए के वक्त करीब ही मौजूद थे, अलबत्ता उन्होंने मेरी शक्ल नहीं देखी थी। सबसे पहले गवाही देने के लिए चौधरी अकबर का मुंशी विटनेस बॉक्स में आकर खड़ा हुआ। सच बोलने का हलफ उठाने के बाद उसने चौधरी आजम की मौत का नक्शा बड़े दर्दनाक अंदाज में खींचा और कातिल के तौर पर बड़े वसूख से मेरी शिनाख्त की। वकील इस्तगासा कटहरे के पास पहुंचा और बड़े हमवार लहजे में उसे मुखातब करते हुए पूछा, शाह नवाज साहब, आपको यकीन है कि चौधरी आजम साहब का कत्ल मुल्ज़म ही ने किया है? वो एतमाद से बोला, यकीन न करने की कोई वजह नहीं हो सकती। इस शख्स ने कई अफराद की मौजूदगी में यह गुनाहगार काम किया है। मेरे अलावा और भी कई अफराद उधर मौके पर मौजूद थे। मैं खामोश खड़ा अपने खिलाफ होने वाली ये जहर बयानी सुन रहा था। यूं भी अदालती कार्रवाई के दौरान में सबसे ज्यादा नाजुक हालत में बेचारा मुल्ज़म होता है। गवाहों के बयानात और उन पर होने वाली जिरा वो तहम्मुल और सब्र से सुनता है। किसी भी मौके पर इसे बोलने की इजाज़त नहीं होती। वकील इस्तगासा ने मजीद 2-4 गैर अहम और गैर मुतलका सवालात के बाद जिरा ख़त्म कर दी। अपनी बारी में मेरा वकील बड़े पुरएतमाद अंदाज में गवाह के करीब पहुंचा। शाह नवाज साहब, क्या मैं आपको शाह साहब कहकर पुकार सकता हूं? अब्दुल करीम अपनी जिरा का आगाज करता हुआ बोला। जी, वो मुख्तसरन बोला। तो शाह साहब, आप एक मर्तबा फिर मेरे मोक्कल को गौर से देखकर बताएं कि आया चौधरी आजम के ऊपर गोली चलाते हुए इसे आपने अपनी आंखों से देखा था? जी वकील साहब, उसका जवाब पहले की तरह मुख्तसर था। उस वक्त इसने किस किस्म का लिबास पहना हुआ था? मेरा मतलब रंग और डिजाइन से है। मेरे वकील ने अपनी जरा आगे बढ़ाई। सफेद शलवार कमीज में था। वो एक लम्हे कुछ सोचकर बोला, चौधरी आजम के ऊपर उसने किस हथियार से फायर किया था? वकील सफाई बहुत आम से लहजे में बड़े खास सवालात पूछ रहा था। इस मर्तबा मुंशी गड़बड़ा गया। राइफल थी जनाब। साख्त आप बता सकते हैं? मुंशी का जवाब नफी में था। इसके बाद 1-2 मजीद सवालात पूछकर वकील सफाई अब्दुल करीम साहब ने अपनी जिरा ख़त्म कर दी। इस दिन अदालती कार्रवाई गवाहों के बयानात और उनके ऊपर जिराह पर मुश्तमिल रही। मजमूई तौर पर वकील सफाई ने गवाहों के इस बयान के तजाद को उजागर किया था जो उन्होंने मेरे हथियार के बारे में दिया था। अभी तक वकील सफाई ने शीतल के भेजे हुए अखबार अदालत के सामने पेश नहीं किए थे। इस पेशी पर भी मेरी जमानत न हो सकी। अदालत ने आइंदा पेशी के लिए 1 हफ्ते बाद का टाइम दिया था और ये सब भी अब्दुल करीम ने अपने ताल्लुकात की बदौलत कराया था। अब्दुल करीम की कोशिश थी कि मेरी रिहाई के साथ साथ अकबर के गिर्द भी घेरा तंग किया जाए। अमजद ने वो हफ्ता भी रहमान खेल में गुजारना पसंद किया था। मैंने 2 माह छुट्टी इसीलिए तो ली थी। मुझसे घर वापस जाने का सुनकर वो मुझे मुतमिन कराते हुए बोला। मंजर इसी अदालत के कमरे का था। वकील सफाई ने जज से इजाज़त लेकर ड्रामाई अंदाज में मेरी कहानी शुरू की। मुख्तसरन जामिया अंदाज में मेरी कहानी अदालत के सामने बयान करते हुए वो मेरे इंडिया से वापस आने की तारीख तक पहुंचा, जो कि 10 जनवरी थी। इस दौरान इस्तगासा का वकील
बड़े तंज़िया अंदाज में मुस्कुराता रहा, लेकिन उसकी मुस्कुराहट उस वक्त काफूर हो गई जब सबूत के तौर पर अब्दुल करीम ने इंडिया से आए हुए चीदा चीदा अखबारात जज के सामने रखे और बोला, जज साहब, शायद आपको और मोअज़्ज़िज़ सामीन को मेरी सुनाई हुई कहानी फ़कत एक दिलचस्प किस्सा लगे। आप इन अखबारात को मुलाहजा करें जो मेरे मुवक्किल की बेगुनाही का मुंह बोलता सबूत हैं। मैंने अदालत के कीमती वक्त का ख्याल रखते हुए सिर्फ इन तारीखों के अखबारात मुअज़्ज़िज़ अदालत को पेश किए हैं जिन तारीखों में मुद्दई के लवाहिकीन कत्ल हुए हैं। अगर अदालत चाहे तो मैं अपने मुवक्किल की सफाई में इसके अलावा भी दर्जनों अखबारात इन मखसूस तारीखों के अलावा उनके नज़दीकी तारीखों के पेश कर सकता हूँ। इस दिन जज ने मेरी शख्सी ज़मानत कबूल करते हुए केस का फैसला अगली पेशी तक मौखर कर दिया और इसके साथ बकाया अखबारात देखने में भी दिलचस्पी जाहिर की। कमरा अदालत से बाहर निकलते ही फरते मुसर्रत से अमजद और असलम मेरे साथ लिपट गए थे। उमर जान साहब, आइंदा पेशी पर आप बाइज्जत बरी हो जाएंगे इंशाअल्लाह। वकील सफाई मेरी पीठ थपथपाता हुआ बोला। इंशाअल्लाह, अमजद और असलम बैक वक्त बोले। वकील सफाई तो हमसे हाथ मिलाकर रुखसत हो गया और हम तीनों रहमान खेल की जानिब चल पड़े। इस मकसद के लिए हमने बस का इंतज़ार करने के बजाय टैक्सी हायर की थी। आपका क्या ख्याल है, चौधरी अकबर के इस केस में फंसने के चांस मौजूद हैं? असलम ने अमजद से पूछा। जानू के केस का फैसला होने दो, अकबर के केस का फैसला हम खुद करेंगे। अमजद अजीब से लहजे में बोला। उसका बहुत सा उधार चुकाना है। असलम भाई के घर के सामने उतरकर हमने टैक्सी वाले को फारग किया। अमजद तो मर्दाने में चला गया जबकि मैं असलम के साथ घर में घुस गया। मुझे देखते ही मोमानी जान रोते हुए आगे बढ़ीं और मुझसे लिपट गईं। हवालात के अंदर मेरे मना करने की वजह से असलम उन्हें मुझसे मिलाने नहीं लाया था। मामू जान अरसा हुआ फोत हो गए थे। उसकी 2 बेटियों की शादी हाकम भाई और अहमद भाई से हुई थी और दोनों बदनसीब उस दिन जलकर फोत हो गई थी। असलम अकेला ही उसकी औलाद में बचा था। मेरी बहन जमीला इस हादसे के बाद बिल्कुल गुमसुम हो गई थी। उस वक्त भी वो चारपाई पर लेटी खला में घूर रही थी। बेटी देखो तो सही कौन आया है। मोमानी जब रोने धोने से फारग हुई तो जमीला को मेरी तरफ मुतवज्जा करते हुए बोली, मगर जमीला के इन हमाक में कोई फर्क नहीं आया था। जमीला को देखकर मेरे जख्म एक मर्तबा फिर हरे हो गए थे। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को रोका। इस मकसद के लिए मैंने अकरम का सहारा लिया जो मेरा अकलौता भांजा था और उस वक्त उसकी उम्र मुश्किल से 5 साल थी। मैं मोमानी जान के पास थोड़ी ही देर बैठ पाया था कि घबराकर अमजद के पास चला आया। बिलाशुबा जाने वालों को भुलाना नामुमकिन था। कदम कदम पर उनकी यादें बिखरी हुई थीं। उनके बारे ख्यालात और उन्हीं की सोचें शायद ही कभी मुझे चैन से बैठने देती। अमजद बैठक की चारपाई पर अपने ख्यालात में गुमसुम लेटा हुआ था। मेरे पहुंचने का भी उसने कोई नोटिस न लिया और इसी अंदाज में लेटा रहा। मैंने भी ये खाली चारपाई संभाली और चौधरी अकबर को इबरतनाक सज़ा देने के बारे में सोचने लगा। मगर अफसोस कि मेरी सोचें और मेरे ख्यालात उसके बारे जितने भी नफरत अंगेज़ होते, मैं इससे इस तरह का बदला नहीं ले सकता था जैसा उसने मेरे साथ किया था। अमजद, कल चचा फाजिल के पास चलेंगे। काफ़ी देर इंतकाम के तरीके सोचने के बाद मैं अमजद से मुखातब होकर बोला। क्या? उसने हैरानी से पूछा। वो कहाँ हैं? आपको बताया नहीं किसी ने कि वो इस हादसे में बच जाने वाले वाहिद शख्स थे और अभी जख्मी हालत में हस्पताल में एडमिट हैं। नहीं यार, अमजद के लहजे में मुझे खुशी की झलक दिखाई दी। प्राइवेट हस्पताल में हैं? हाँ, पहले तो सरकारी हस्पताल में थे। मैंने असलम को कहकर प्राइवेट हस्पताल में मुंतकिल करा दिया था। आप चचा जान से मिले हैं? उसने पूछा। मुझे कहाँ मौका मिला है, मैं अफसुर्दा लहजे में बोला। चचा जान बच कैसे गए थे? वो इस दिन खुशकिस्मती से ड्योढ़ी में सोए हुए थे, इसलिए बच गए। वैसे यार अजीब बात है कि आपके भाइयों में से किसी ने भी आग के खिलाफ मुजाहमत नहीं की। जब मौत का वक्त करीब आ जाए ना तो फिर वो किसी किस्म की मुजाहमत के काबिल नहीं छोड़ती। फिर भी यार, जवान आदमी और इतने आराम से मौत को गले लगा लेना, इसकी कोई वजह तो ज़रूर होगी जो हमारी नज़रों से ओझल है। मैं नज़रगुल और असलम की बताई हुई कहानी को याद करता हुआ बोला। असलम और नज़रगुल ने मुझे जो कहानी सुनाई थी इसमें दरमियानी वास्ते मुनक़ता थे। ये बात कल इंशाअल्लाह ताला
चचा फाजल से मिलकर पूछेंगे। चचा फाजल से असलम की कोई बात नहीं हुई इस सिलसिले में? असलम कह रहा था कि चचा इस सिलसिले में कोई बात करना पसंद नहीं करते। सुबह सवेरे नाश्ता करते ही हम तीनों शहर की तरफ रवाना हो गए। चचा फाजल के पास पहुंचे तो वो अभी तक दुआओं के ज़ेरे असर लेटे हुए थे। उनकी दाहिनी टांग घुटने से थोड़ा ऊपर से टूट गई थी और उस पर अभी तक प्लस्तर चढ़ा हुआ था, जबकि बाईं टांग घुटने से नीचे से काट दी गई थी। हम अस्पताल के बरामदे में पड़े बेंचों पर बैठकर चचा जान के जागने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद ही नर्स ने हमें चचा फाजल के जागने की इतला दी और हम अंदर की तरफ बढ़ गए। चचा नामालूम कमरे की छत में क्या तलाश कर रहे थे कि उनकी नज़रें मुसलसल उस तरफ सरगर्दा थीं। चचा जान, मैंने उनके बेड के करीब पहुंचकर आहिस्ता से पुकारा और उन्होंने तड़प कर अपनी निगाहों का जाविया बदला और मुझे देखते ही लेटे लेटे उन्होंने अपने बाजू फैला दिए। मैं भी घुटनों के बल बैठकर उनसे लिपट गया। बेटे कैसा है तू? उनका लहजा हैरानकुन तौर पर पुरसकून था, मगर मैं कोशिश के बावजूद कोई जवाब न दे सका। मेरे हलक में अजीब सी तलखी घुल गई थी। अरे जवान होकर रोता है? चचा फाजल मेरे बालों में उंगलियां फेरता हुआ बोला। मैं रो तो नहीं रहा, मैंने नफ़ी में सर हिलाया, मगर कोशिश के बावजूद मैं अपनी आवाज़ की लर्जिश पर काबू ना पा सका। बेटे, हर बंदे के लिए एक वक्त मुकर्रर है, वो इससे 1 सेकंड पहले मर सकता है ना 1 सेकंड बाद। इन सब का टाइम मुकर्रर था। उनकी खुशकिस्मती थी कि सब एक ही टाइम इस जालिम जहान को छोड़कर चले गए। अलबत्ता हम दोनों बदकिस्मत हैं कि अभी बाकी मानदा जिंदगी उनके गम को गले से लगाकर जीना पड़ेगा। चचा, मैं उनके मौत के जिम्मेदारों को इबरतनाक अंजाम से दोचार कर दूंगा। हाँ बेटा, ये हमारी मजबूरी है, हमारी सकाफत, हमारे रवाज और हमारे इलाके और कौम की। चौधरी अकबर अगर ज़्यादा अरसा धरती पर चलता फिरता नजर आया तो लोग तुम्हारा जीना दोभर कर देंगे। मुझे सिर्फ अपने केस के फैसले का इंतज़ार है, मैं पुरअज़्म लहजे में बोला। अस्सलाम वालेकुम अंकल। मैं जैसे ही चचा से मिलकर उठा, अमजद चचा का हाथ थामते हुए बोला। जीते रहो अमजद बेटा। चचा ने अमजद के सर पर हाथ फेरा। हम तीनों चचा फाजल की चारपाई के गिर्द बैठ गए। बातों बातों में अमजद ने उस दिन के हादसे का जिक्र छेड़ दिया। बेटा, उस दिन मुझे अजीब तरह की नींद आई थी, बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने बेहोशी की दुआ ली हो, और मुझे शक है कि बाकियों का भी यही हाल होगा। इसका मतलब यही है कि किसी ने हमारे खाने में बेहोशी की दवाई शामिल की थी, और ऐसा किसने किया था इसके बारे में मैं लाइल्म हूँ। उम्मीद यही है कि इसके लिए चौधरी ने किसी चालबाज औरत को इस्तेमाल किया होगा। चचा फाजल की बात सुनकर हमारे जहन से एक बड़ी फांस निकल गई थी। हम रात गए ही अस्पताल से लौटे। चचा ने भी मुझे मुकदमे के फैसले तक सब्र करने की ताकीद की थी। आखिरी पेशी में चौधरी अकबर गैर हाजिर था और इसकी वजह गुज़श्ता पेशी पर मेरे वकील के पेश करदा वो दलाइल थे जो मुझे बगैर किसी शुबे के बेगुनाह साबित कर रहे थे। अदालत ने रस्मी कार्रवाई के बाद मेरी बाइज्जत रिहाई का ऐलान कर दिया और इसके साथ झूठी गवाही देने वालों और चौधरी अकबर से बाजपुश का हुक्म देकर अदालत की कार्रवाई बर्खास्त कर दी। हम वहां से सीधा चचा फाजल के पास ये खुशखबरी सुनाने पहुंचे। वो भी ये सुनकर बहुत खुश हुआ था। अब तुम्हारा क्या इरादा है? वापसी पर अमजद ने मुझसे पूछा। इरादा क्या होना है? अगर पुलिस साथ देती तो चौधरी अकबर को अपने भाई के कत्ल में रगड़ा जा सकता था। आप अपने घर वालों के कत्ल की FIR तो कटवाए ना, बाकी सारे कत्ल वो खुद ही मान लेगा। नहीं, मैंने नफ़ी में सर हिलाया। वो मेरा और उसका अपना हिसाब किताब है और मैं खुद ही चुकाऊंगा। मैं भी तेरे साथ हूँ यार, अमजद जोश से बोला, और हम इसे कैफरे किरदार तक पहुँचाने की मंसूबाबंदी करने लगे। इस वारदात के लिए ज़रूरी है कि उसके कत्ल के वक्त आपकी मौके से गैर हाजिरी का सबूत मौजूद हो। वक्त आने दो, वो भी हो जाएगा। और अमजद खलूस से बोला, इंशाअल्लाह। सुबह अमजद के इसरार पर हम दोनों ज़मीनों पर चले गए। ये देखकर हम दोनों की हैरत की इंतहा न रही कि गंदम और चने की फसल बड़ी अच्छी और घनी नजर आ रही थी। यार, ये आपके भाइयों ने ही काश की थी ना? अमजद ने पूछा। और कौन हो सकता है? कितनी अजीब बात है। उसके लहजे में तासुफ था। फसल काश करते वक्त उन्हें गुमान भी नहीं होगा कि फसल पकने से पहले ही वो चले जाएंगे। हाँ, मैंने ठंडी सांस भरी
और चने के खूबसूरत पौधे के ऊपर वाले हिस्से को तोड़ने के लिए झुका। यूं भी चने के सरसब्ज पौधे की कोंपलों को हमारे लोग बड़ी रगबत से खाते हैं, उनकी लजीज चटनी भी बनती है। लेकिन उस वक्त झुकना मेरी जान बचा गया। शू की आवाज के साथ गोली ऊपर से गुजर गई। सीधा खड़ा होने की सूरत में गोली ने मेरी छाती में लगना था। मैंने खड़ा होने की बेवकूफ़ी नहीं की और इसी जगह लेट गया। अमजद ने भी लेटने में देर नहीं लगाई थी। नीचे लेटकर हमने अंदाजा लगाया, गोली बाएं हाथ मौजूद दरख्तों के झुंड से चलाई गई थी। माजे साहब, अब क्या करें? हथियार के नाम पर हमारे पास गुलेल भी नहीं है। हम दोनों मंसूबे बांधते रहे और चौधरी अकबर वार कर गुजरा। मुझे क्यों कोस रहे हो? इंडिया के अखबारात तेरे कारनामे से भरे हुए हैं। यहाँ भी कोई तीर चला लो, वो भी चला लेंगे अगर फायर करने वाला नज़दीक आ जाए। नज़दीक आ जाए कि उसने हमसे हजामत करवानी है? उसकी बात पर मुझे बेख्तियार हंसी आ गई। उस मुश्किल वक्त में उसकी शौखी लौट आई थी। अच्छा छोड़ो इस बकवास को और इस जगह से खिसकने की कोशिश करो। यहाँ पर हम बिल्कुल महफूज नहीं हैं। अगर हम दाएं हाथ मौजूद मंडेर के पीछे हो जाएं तो इस जगह से दूर निकल सकते हैं। ये अल्फाज मेरे मुंह में थे कि फिजा में थरथराहट की आवाज़ गूंजी। क्लैशनकोफ से चलाए गए ब्रस्ट की गोलियां हमारे दाएं तरफ मौजूद मंडेर से टकराई थीं। गोलियां चलाने वाले ने ये गोलियां अगर दरख्त के ऊपर से चलाई होती तो हमारा बचना मुश्किल था। 250-300 मीटर के फासले से क्लैशनकोफ की गोली के खता होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। खसूसन हमारे गंडापुर तो यूं भी निशानेबाज थे कि होश संभालने के साथ ही वो हथियार संभाल लेते हैं। ये गधा अगर दरख्त पर चढ़कर हमें निशाना बनाने की कोशिश करता तो कामयाब हो गया होता। अमजद ने वही बात की जो मैंने सोची थी। अब इसकी बेवकूफ़ी को छोड़ो और खिसकने की कोशिश करो। ये कहते ही मैंने मंडेर की तरफ रेंगना शुरू कर दिया। अमजद भी मेरे साथ था। मंडेर की जड़ में पहुंचकर मैंने 1 2 3 कहा और हम दोनों ने मेंढक के अंदाज में लंबी छलांग लगाई और मंडेर के सिरे पर पहुंच गए। अगली छलांग में हम दोनों फ्रंट रोल करते हुए मंडेर क्रॉस कर गए। हमारे इस सेक्शन के दौरान क्लैशनकोफ फिर गरजी, मगर हम किसी भी किस्म के नुकसान से बच गए। अब झुककर इस सिमत निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस बड़े खेत के ख़त्म होते ही बड़ा बरसाती नाला है। वहाँ पर हमारे छुपने की बहुत सी जगह हैं। ये कहते ही मैंने झुके झुके अंदाज में इस जानिब पेशकदमी की। अमजद ने मेरा साथ दिया था। वो गंदम का खेत था और काफ़ी घना था। अगर हम इसमें लेट जाते तो हमें ढूंढना मुश्किल हो जाता। यही बात जब दौड़ते दौड़ते अमजद ने कही तो मैं इसे झिड़कते हुए बोला, बेवकूफ़, हम घेर लिए जाएंगे और चूहे की मौत मरेंगे। चूहे के साथ रहकर तो बंदा चूहे की मौत मरेगा ना। वो भला कहाँ खामोश रहने वाला था, लेकिन मैंने इसे जवाब देने की ज़रूरत महसूस न की। जारी है।